गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 12th व्यवसाय अध्ययन में आज हम लोग एक चैप्टर ले रहे हैं प्रबंध के सिद्धांत। आपके कोर्स में सिलेबस में दो प्रबंध शास्त्री आपको दिए गए हैं, F.W. टेलर और हेनरी फ्यूल। इन दोनों की खास बात ये रही है कि इनने प्रबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी प्रबंध में विज्ञान का प्रयोग और मानवीय दृष्टिकोणों को प्राथमिकता दी है। जैसे F.W. टेलर ने कई प्रयोग किए, समय अध्ययन है, गति अध्ययन है, थकान अध्ययन है, जैसे अनेक प्रयोग किए कि पहले के समय में जहाँ जो व्यक्ति दीवार बनाता था उसे खुद ही ईंटें लाना पड़ती थी, जमाना पड़ती थी, यानी पूरा वर्क एक आदमी के हाथ में होता था। लेकिन आज उसको काम करने के लिए अलग अलग जो बेलदार होते हैं, यानी दीवार बनाने वाले को यदि जगह पे ईंटें मिलती हैं तो वह अधिक क्षमता से कार्य कर सकता है। एक श्रमिक यदि कार्य करते समय कई प्रकार की हरकतें करता है, इन हरकतों से उसको एक थकान आती है। तो इस थकान के बारे में F.W. टेलर ने अनावश्यक क्रियाओं को समाप्त करके उस थकान में कमी की। तो इस तरीके का जो प्रबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण F.W. टेलर और हेनरी फ्यूल लाए, विज्ञान का जो वैज्ञानिक प्रबंध यानी श्रमिकों को प्रमापित वस्तु मिले, कार्य का श्रेष्ठतम प्रयोग, इस तरीके की जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाए, इसके कुछ लाभ हुए हैं और कुछ हानियां हुई। तो इनमें लाभ में सबसे पहला आता है अधिक उत्पादन, यानी वैज्ञानिक प्रयोग किए जाए, वैज्ञानिक प्रबंध अपनाया जाए तो इससे जो है अधिक उत्पादन होता है। सेकंड नंबर पे आता है लागत में कमी। यदि किसी व्यापारी को लाभ कमाना है तो वह लाभ कब कमा पाता है, जब वह लागत में कमी करता है। यदि हम वैज्ञानिक प्रबंध के तहत विशिष्टीकरण करते हैं, श्रम विभाजन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो श्रमिक हैं कार्य करने में पारंगत हो जाते हैं, अधिक क्षमता से कार्य करते हैं, अतः उत्पादन भी अधिक होता है और लागत में कमी भी आती है। थर्ड आते हैं लाभ में वृद्धि। जब अधिक उत्पादन होगा, लागत में कमी आएगी तो निश्चित रूप से जो है लाभ बढ़ेंगे। प्रमापीकरण यानी प्रमापीकरण के अंतर्गत जो वस्तुएं हैं उनको श्रेष्ठतम जो है श्रेणियों में बांटा जाता है, कार्य को प्रमापित किया जाता है, विशिष्ट ढंग से करवाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रमापीकरण के लाभ होते हैं। जब अधिक उत्पादन होगा तो ऐसी स्थिति में जो निर्यात में वृद्धि होगी, यानी अधिक उत्पादन से वस्तु का निर्यात भी कर सकते हैं। श्रमिकों को जो लाभ होते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के अपनाने से उनकी मजदूरी में वृद्धि हो जाती है। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के कारण वह जो है अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं। उनके जीवन स्तर और दशाओं में सुधार होता है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरीके के अनेक लाभ श्रमिकों को होते हैं। समाज को जो लाभ होता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, औद्योगिक विवाद में कमी आती है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। यानी वैज्ञानिक प्रबंध के अपनाने से जहां हमें अनेकों प्रकार के लाभ हैं, वहीं इसमें कुछ हानियां भी होती हैं। सबसे ज्यादा इसकी जो हानियां इनकी वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचना की गई है, वह की गई है श्रमिकों के द्वारा। वैज्ञानिक प्रबंध अपनाने से श्रमिकों के लिए सबसे पहली बात तो होती है कार्यभार में वृद्धि, यानी श्रमिकों को अधिक कार्य करना पड़ता है, कार्य की लोडिंग ज्यादा पड़ती है, यानी उनको मजदूरी अधिक मिल सकती है, उनका जीवन स्तर अच्छा हो सकता है, लेकिन उनके शरीर पर अधिक कार्य करने का बुरा प्रभाव पड़ता है। और पढ़ा तो हम तो छुट्टी करेंगे, आप नहीं सर, बस तो जो है इसमें उनके शरीर पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। सेकंड जो होती है बेरोजगारी का भय। वैज्ञानिक प्रबंध अपनाने पर जो है श्रमिकों के लिए
मशीनीकरण का भय बना रहता है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध में मशीनीकरण को अधिक जोर दिया जाता है। शोषण को प्रोत्साहन, तो वैज्ञानिक प्रबंध अपनाने से श्रमिकों को कार्य अधिक करना पड़ता है, मजदूरी उसे उसकी तुलना में उतनी अधिक नहीं मिल पाती है, और खासकर वैज्ञानिक प्रबंध अपनाने से जो लाभ होता है वह अधिकांश मालिकों के हिस्से में आता है, श्रमिकों के हिस्से में नहीं। अलोकतांत्रिक, वैज्ञानिक प्रबंध में प्रत्येक व्यक्ति से मशीन की भांति कार्य करवाया जाता है। कई बार श्रमिक को यदि विशिष्टीकरण के अंतर्गत एक ही कार्य लगातार मिलता है तो उसकी उस कार्य के प्रति आरुचि होने लगती है। इसके अलावा वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों को एक निश्चित योजना पर कार्य करना पड़ता है, इससे उनमें पहल शक्ति में कमी आती है। श्रम संघों के विकास में बाधा, तो कई बार जो है वैज्ञानिक प्रबंध के कारण एक निश्चित तरीके से कार्य होता है, निश्चित मजदूरी होती है, इससे श्रमिक समूह की जो है वह चित्त कम होने लगता है। तो ये श्रमिकों द्वारा आलोचना की गई है। दूसरी आलोचना की गई है मालिकों द्वारा। सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आप वैज्ञानिक प्रबंध अपना रहे हो तो आपको अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। मंदी काल में बोझ, यदि जैसे मान लीजिए आर्थिक मंदी का पीरियड आता है, अभी अपने कोरोना का पीरियड देखा है, तो जब व्यवसाय में आर्थिक मंदी आती है तो ऐसी स्थिति में जो है अलग से विभाग या बड़े स्तर पर जो कार्य किए जाते हैं उनमें अनावश्यक नुकसान भी सहना पड़ता है। लघु संस्थाओं के लिए अनुपयुक्त, यानी वैज्ञानिक प्रबंध छोटी संस्थाओं के लिए अनुपयुक्त है, इसे केवल बड़ी व्यावसायिक संस्थाएं ही अपना सकती हैं। पुनर्गठन की समस्या, वैज्ञानिक प्रबंध में जो कारखाने के संगठन में अनेक प्रकार का परिवर्तन करना पड़ता है, अनेक प्रकार के प्रशिक्षण देना पड़ते हैं, तो ये भी एक समस्याओं के रूप में आता है। तो इसके हमने देखा कि श्रमिक और मालिक दोनों ही इसके फेवर में कम है, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध से हमें लाभ है। यदि हम देखें हानियों के बारे में, तो ये हानियां तब दिखने लगती हैं जब श्रमिक और मालिक व्यक्तिगत हित के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन यदि एक देश के हिसाब से देखा जाए, एक समाज के हिसाब से देखा जाए, तो वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाने में लाभ अधिक है, हानि कम। थैंक यू।